हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीने स्टडी विद रोजगार में। और मैं रोहित सिंह आपको आज जो है फिजिक्स से जो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, जहां तक हमने करवा दिया था उससे आगे क्लास जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, जहां से स्टार्ट होगी क्लास हमारी, वो है विद्युत वाहक बल, जिसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कहते हैं। ठीक है, हमने समझना यह है कि विद्युत वाहक बल होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप ये बताएं, आप सब ठीक है? आशा है सब ठीक है। सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे, गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्ते। ठीक है भाई, मैंने सबकी जो है राम राम नमस्ते सब ले ली है, तो अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे जो है इस सेशन को जो है शेयर कर दे, जल्दी जल्दी इस सेशन को जो है शेयर कर दे। ठीक है, और जल्दी जल्दी, ठीक है, तो कमेंट करना ना भूले। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करते रहिए। ठीक है, तो पढ़ते आज अपना जो टॉपिक है आपका विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखो बच्चों, विद्युत वाहक बल वो बाहरी बल होता है जो किसी सेल परिपथ में, यानी विद्युत परिपथ में उसमें बहने वाली धारा है उसको में कंटिन्यूटी ला सके। ठीक है, समझ गए क्या बता? तो बच्चे जो आपका विद्युत वाहक बल है वो क्या है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो लिखो इसमें, ये क्या है विद्युत वाहक बल? किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब बेटा होता है विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में। ठीक है, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का कंटिन्यू, कंटिन्यू यानी लगातार प्रवाह बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जिस बाह्य बल की आवश्यकता होती है, जिस बाह्य बल यानी आउटर फोर्स की आवश्यकता होती है, आउटर फोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, आवश्यकता होती है, क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल आपका बैटरी और दूसरा आपका है इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इनमें जो है बाहरी विद्युत वाहक बल का कार्य करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। मैंने क्या कहा, विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स है जो किसी परिपथ में यानी सर्किट में, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में मान लो, उसमें जो आपकी धारा होगी वह जो है लगातार प्रवाहित होती रहे। ठीक है, उसको लगातार प्रभावित करने के लिए जिस बाहरी बल की आवश्यकता होती है उस बल को विद्युत वाहक बल बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके बैटरी में प्रवाहित होने वाला विद्युत वाहक बल और आपकी विद्युत सेल में। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, विद्युत सेल क्या होती है बेटा? विद्युत सेल क्या होती है? ठीक है, दोनों पॉइंटों के बीच, दोनों पॉइंटों के बीच यानी दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है, ठीक है, उसकी मात्रा को मेंटेन करने का कार्य करता है। ठीक है, ठीक है, यानी एक ऐसी डिवाइस है,
यानी ऐसा यंत्र है, ये सेल ऐसी है कि इसमें जो विभवांतर होता है आपका, ठीक है, उस दो बिंदु के बीच में, उसमें जो है विभवांतर की को मेंटेन रखने के काम में आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल। इतना समझ आएगा? तो हेडिंग डाली बेटा। एक बात और ध्यान रखिए, अपने हाथों से अपने नोट्स लिखते चलिए, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताना बच्चों वीडियो जो है क्लियर आ रही नहीं आ रही, मेरी वॉइस आपको क्लियर सुनाई दे रही नहीं दे रही, तो सब जो है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है सॉरी, ये जो है हमारा नंबर है 7683070657, ठीक है, या 9917421749, ठीक है। दोनों ही नंबर हमारे हैं, ठीक है। आपको दिख भी रहेगा जिस नंबर पे आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जीके, जीएस और स्पेशली साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से संबंधित नोट्स आएंगे, तो आप जो है पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है, जीन स्टडी विद रोजगार के नाम से। तो आप जो है नंबरों पे जिसको भी पीडीएफ नोट चाहिए, आप जो है इस नंबर पे जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैं समझा रहा हूँ क्या आपको सही समझ में आ रहा है, ये बताइए, ठीक है। तो अगला जो है डाल लीजिए हेडिंग ओम लो। ओम लो जो है हेडिंग डाल लीजिए। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम लो, ठीक है बेटा। सब बच्चे हेडिंग डाल लीजिए ओम लो। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों किसी को? ओम लो जो है बच्चों हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो बेटे ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? किसी परिपथ में, ओम का नियम क्या है? किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और उसमें उत्पन्न विभवांतर, उसके बीच जो संबंध है उसको बताता है। और ये कहता है कि जो उसके बीच विभवांतर है और वो धारा है, एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है। और यही आपका ओम का नियम है, ठीक है बेटा। बात समझ में आई? यानी ये कहता है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, प्रवाहित धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है, ठीक है। और ये नियम ये कहता है कि प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा और विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। क्या होता है? समानुपाती होते हैं। यानी विद्युत धारा आई, इसको आई से लिखते हैं, विभवांतर को वी से, ठीक है भाई। इतना आपको बता दिया है। यानी एक बार सुनिए ओम का नियम क्या है। ओम का नियम वी और आई के बीच रिलेशन को बताता है। किसको? वी और आई के बीच जो रिलेशन है आपका, उसके बीच जो रिलेशन है, उसके बीच संबंध है, उसको आपको बताता है। और ये कहता है कि जो ये वी और आई है, ये क्या है? एक दूसरे के समानुपाती। जो बेटा ये चिन्ह होता है आपका, ये समानुपाती का होता है, ध्यान रखना। ये चिन्ह कैसा होता है? समानुपाती का। और ये चिन्ह आपका व्युत्क्रमानुपाती का भी होता है। सर जी ऐसे कैसे? मैं बताऊंगा, ठीक है। ये क्या होता है? व्युत्क्रमानुपात में 1/α।
इस तरह से होता है, और ये आपका समानुपाती चिन्ह होता है। इस समानुपाती चिन्ह का मतलब होता है, जैसे मान चलो ये कहता है समानुपाती चिन्ह है, ये एक दूसरे के समान है, ठीक है, ये अनुपातिक है, ठीक है। इसका मतलब होता है यदि v की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो i की वैल्यू भी बढ़ेगी। समझ गए भाई? इस समानुपाती का मतलब है यदि v की वैल्यू बढ़ेगी तो i की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी विभवांतर की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या है, i की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है भाई, समझ में आया इतना? ठीक है। अब एक वो तो यदि v बराबर आई आर, कहूंगे सर जी क्या हुआ भाई, इसको आई अल्फा को हटा दिया और आर लगा दिया, जो कि आर यहाँ पे क्या आपका एक प्रतिरोध है, ठीक है, रेसिस्टेंस बोलेंगे वैसे इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस, ठीक है। ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट आपको पता नहीं है यानी क्या है, ये नियतांक, ठीक है, समझ गए बच्चों। v आपका क्या है, विभवांतर है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये यानी विभवांतर है, इतना आपको पता होगा। और आई जो है आपकी धारा यानी करंट, बहने वाली धारा, ठीक है, आपको बता दिया। और ये क्या है, ठीक है, तो ये आपका v बराबर आई आर, ये कहता है, ये यहां से और यदि करना चाहो तो r बराबर आप लिख सकते हो v अपॉन आई, वो क्या है r, और r का जो मात्रक होता है यानी प्रतिरोध का, वो होता है ओम, ठीक है, और इसको इस तरह से वेरीफाइड करते हैं, इस तरह से इसका ओम का चिन्ह हो, ठीक है भाई। हाँ समझ में आ गया। बताओ बच्चों, इतना मैंने आपको पढ़ाया, ये ओम का लो किस किस के बच्चे के समझ में आया, तो बताना किस किस के बच्चे के समझ में आया, आया क्या? ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बेटा, अगला हेडिंग डाल लीजिए प्रतिरोध, क्या है, प्रतिरोध। अब देखो प्रतिरोध से ही आपको पता चल गया, इसको इंग्लिश में हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। देखो पहले बच्चों में आपको समझा दूं, फिर आपको इसके बारे में लिखवा दूं। प्रतिरोध क्या होता है बेटा, इसका शाब्दिक अर्थ है रुकावट पैदा करना, ठीक है। क्या मतलब है इसका, प्रतिरोध यानी इसका रोध करना, विरोध अवरोधक का कार्य करेगा, यानी इसकी स्पीड में क्या लाएगा, मंदन लाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आप करंट से पढ़ रहे तो समझना यार, यानी किसी विद्युत परिपथ में यानी इलेक्ट्रिक सेल में या वायर में जो धारा बहती है, उसके प्रभाव में जो रुकावट होती है या रुकावट करने के काम आते हैं, उसको ही हम प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। प्रतिरोध क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में या वायर में या बिजली के तार में, ठीक है, समझ गए हो, उसमें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, ठीक है, जो करंट फ्लो होता है, उस फ्लो को रोकने के लिए या उसमें रुकावट पैदा होती है, ठीक है, उस रुकावट पैदा को ही यानी जो रुकावट होती है उसमें, उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और जो बेटा ये आपका प्रतिरोध होता है, ये क्या होता है, उस तार की लंबाई के तो समानुपाती होता है और उस तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो लिखिए इसमें मैंने आपको समझा कि प्रतिरोध क्या है, जब किसी चालक, ठीक है, जब किसी चालक यानी कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब वही कोई भी बिजली का तार हो, इलेक्ट्रिक सर्किट हो, ठीक है, उसमें जब इसका प्रभाव होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, उस प्रभाव में जो रुकावट पैदा होती है, ठीक है, उस रुकावट को ही क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी जब किसी चालक, कंडक्टर आधार, ठीक है, आधार बिजली के तार में, किसमें, बिजली के
तार में प्रवाहित धारा में, प्रवाहित धारा का मतलब है जो उसमें करंट बह रहा, समझिए, जो उसमें करंट बह रहा, यानी उस धारा में जो रुकावट पैदा होती है, जो रुकावट पैदा होती है, यानी अड़चन होती है, रुकावट पैदा होती है, उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं, उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। सभी बच्चों को समझ में आया? प्रतिरोध क्या है? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट या परिपथ में या किसी वायर में, ठीक है, जो भी आपकी धारा का फ्लो होता है, धारा प्रवाहित होती है, उसमें जो भी रुकावट पैदा होती है, उसी रुकावट को क्या बोलते हैं हम? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि आर से प्रदर्शित या व्यक्त या लिखते हैं, ठीक है, समझ गए बच्चे? इसे आर से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि आर रेसिस्टेंस का जो कैपिटल लेटर है आर, उससे लिया गया है। तो ये कहता है कि जो ये आर है, ठीक है, जो ये आर है, यानी जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती तथा मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या कहना चाह रहा है? आर बराबर व्युत्क्रमानुपाती लंबाई अपॉन ए, जहां एल क्या है? तार की लंबाई है, एल क्या है? आपकी तार की लंबाई है। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या इसको तार की लंबाई भी कहते हैं, तार की मोटाई, सॉरी। ओके भाई। और जो आर है इसका आपको पता है प्रतिरोध है, ठीक है, समझ गए? अच्छा, इतना आप समझ चुके हैं, इतने भी बुद्धू नहीं हो जैसे हैं, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल मत घबराना, ठीक है। तो देखिए क्या कहा कि जो आर है वो लंबाई के तो समानुपाती है, उसके क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, समझ गए भाई? कोई दिक्कत नहीं। यानी क्या है, यदि यहां से आर की वैल्यू बढ़ेगी तो लंबाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन इसकी वैल्यू घट जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। और वही जब आर बराबर करेंगे, एक चिन्ह आ जाएगा रो, इसको बोलते हैं रो एल अपॉन ए। क्या बोलेंगे? यूपी टाइप का है ना बेटा आपका, यूपी टाइप का, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो, रो नहीं, रो, ठीक है, ROH, रो, ठीक है। और क्या है? प्रतिरोधकता है। क्या है? प्रतिरोधकता। बताओ बच्चों, इतना आपको समझ में आया नहीं आया? बताओ। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आओ बच्चों, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी प्रतिरोधकों का संयोजन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस आया समझ में? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधकों का संयोजन, प्रतिरोधकों का समायोजन, ठीक है बेटा। इतना बात आपको जो है समझ में आ गई होगी। यानी कहने का मतलब है आपका इन प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है
दो तरह से होता है। कितने तरह से? दो तरह से। एक तो इसका संयोजन जो होगा आपका पैरेलल होगा, पैरेलल, ठीक है, यानी समांतर, समांतर होगा। और दूसरा होगा आपका श्रेणी, यानी सीरीज, ठीक है भाई। एक तो होगा आपका पैरेलल और दूसरा हो जाएगा आपका सीरीज यानी श्रेणी। दो क्रम होगा, एक तो श्रेणी में, एक समांतर में। कोई दिक्कत भाई? अच्छा, बच्चे कह रहे सर ऊपर इंग्लिश लिख दी नीचे हिंदी। कोई नहीं बेटा, इतना तो हम कर लेंगे, आपको समझना। श्रेणी यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे सीरीज। शायद एक भी गलती है, एक इक्वल आ गई। देखो ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। जब इसमें लिखना आप, जब, ठीक है, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाया जाता है तब तो कुल प्रतिरोध R, यानी आपके 3 प्रतिरोध है, ठीक है। जब, ठीक है, प्रतिरोध R1, R2, R3 को समांतर क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है तब कुल प्रतिरोध, ठीक है बेटा, तब कुल प्रतिरोध R होगा, ठीक है। देखो भाई, यानी मान के चलो समांतर क्रम का मतलब है ये आपकी विद्युत धारा आई है, यहां से गया ये लो ये बात, फिर यहां से गया दूसरा जो आएगा, हाँ, यहां से धारा जाती, तो ये R1 है आपका, R2 है, R3 है, ठीक है। ये तो इसमें मिक्स हो गया भाई, जो आपका R3 है। यानी जो संयोजन है इस टाइप का, जो इस तरह का संयोजन है, जो आपका क्या है, एक समांतर संयोजन है। तो तब कुल R बराबर जो वैल्यू आएगी 1/R1, 1/R2, 1/R3। कोई दिक्कत बच्चों? 1/R1, 1/R2 और 1/R3, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बच्चों जब प्रतिरोधों को, जब प्रतिरोध, ठीक है, R1, R2 व R3 को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है तब कुल प्रतिरोध R होगा, तब। यानी श्रेणी क्रम का मतलब है बेटा, देखो यहां से धारा आई गई, यहाँ एक प्रतिरोध लगा दिया, फिर आगे बढ़ गया, एक प्रतिरोध लगा दिया, फिर आगे बढ़ गया, तीसरा प्रतिरोध लगा दिया। समझ में आया बेटा? ये बताइए, समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल ठीक है। ये आई है धारा, ये R1 प्रतिरोध है आपका, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 है। ओके बेटा, यानी इनको क्या करेगा, संयोजन क्रम में लगा देगा, श्रेणी क्रम में, तो तब कुल प्रतिरोध क्या होगा, इन सभी का जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो देखो यदि, ठीक है, देखो यहाँ यदि R1 बराबर 2 ले लूं, R2 बराबर 3 ले लूं, R3 बराबर 4 ले लूं, तब R बराबर जो हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9, ठीक है। कितना हो जाएगा? 9। इसी तरह R1 बराबर यहाँ 2 ले लूं, R1 बराबर 3 ले लूं और यहाँ ले लूं 1, तब कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो 1/2, ठीक है, 1/3 और 1/1, एलसीएम आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा
6 चल रहा बेटा, यानी 1/r होगा, सॉरी 1/r, ठीक है। तो देखो 1/r, ठीक है। देखो भाई 6 का 2 से कट्टा 3, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, ठीक है भाई। तो 3 और 2 5 6, 11/6 हो, ठीक है। 1/r, तो सही है r जो होगा आपका, ठीक है 1/r। तो यहाँ देखिए 1/r बराबर 11/6, लेकिन r क्या हो जाए आपका 6/11 हो, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ बच्चा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। 1-2 न्यूमेरिकल और करवाऊंगा मैं इस पे, ठीक है। तो 1-2 न्यूमेरिकल और करवाऊंगा, तो जल्दी से जो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप कमेंट करके बताएं आप सभी को जो है ये समझ में आया है जो हमने पढ़ा है इनका संयोजन, ठीक है। R1 R2 R3 का, ठीक है। तो 1-2 जो है मैं आपको इस पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लो ले लो जल्दी से करके, ठीक है बेटा। समझ आएगा, ले लेना इसको, तो ठीक है। तो इसी पे आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे ले लेंगे, तो कोई बात नहीं। तो अब पढ़े और पढ़े बस। देखो बेटा न्यूमेरिकल किस बेस पर होगा इस पे, ठीक है बेटा। न्यूमेरिकल ऐसे आएगा, देखो ऐसे आएगा कि 3 प्रतिरोधों को, 3 या 4 ले लो आप, ठीक है ना। ये तो सॉरी 3 ले, 4 प्रतिरोधों को, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यदि R1 बराबर 3, R2 बराबर 4, R3 बराबर 2 और R4 बराबर 5, 3 ले लो, 3 है। तो कुल प्रतिरोध बताए, तो कुल प्रतिरोध बताए, तो कुल प्रतिरोध बताइए, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया गया, ठीक है। इसी तरह आया ना समझ में, तो हमें इसको हल करना है, ठीक है। तो एक बात हो बेटा, ये जो है 4 प्रतिरोध है आपके किस रूप में है, समांतर रूप में, समांतर रूप में है, यानी आई जो आपकी धारा ऐसे जा रही, तो एक प्रतिरोध ऐसे बन रहा है इनके बीच में, दूसरा इस तरह से बन रहा, ठीक है। इसी तरह तीसरा जो है इस तरह से बन रहा, ठीक है। और धारा ऐसे निकाल के जा रही है, ठीक है। इसी तरह चौथा प्रतिरोध इस तरह से बन रहा है, यानी इस तरह से समांतर रूप में ये जुड़े हैं। ये आपकी R1 होगी, ये आपकी R2 होगी, ये आपकी R3 होगी, ये आपकी R4 होगी। R1 की वैल्यू आपको 3 दी है, इसकी 4 दी है, इसकी 2 दी है, इसकी 3 दी है। कोई दिक्कत यहां तक का बताए सवाल में, कोई दिक्कत है? जो कक्षा 10 के बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। और कंपटीशन के बच्चे उनके लिए तो ये क्या है, रामबाण सिद्ध होगी। आप बिल्कुल भी ना वो करें। तो यहाँ पे कुल प्रतिरोध निकालना है, 1/r बराबर 1/r1, 1/r2, 1/r3, 1/r4। तो लगाए 1/r1 की वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 3, ठीक है। तो हल करेंगे, 3 4 2 3 का क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए, ठीक है। तो इनका एलसीएम जो होगा 4 के 12 जाएगा, ठीक है। 3 4 2 3 का एलसीएम का आ जाएगा 12। देखो एलसीएम लेने का सबसे अच्छा मेथड क्या है, देखो 3 4 2 3, सबसे बड़ी संख्या ले लो, सबसे बड़ी संख्या 4, ये बताओ 4 से कट तो नहीं, इसका दूना करता हूँ 8, 8 से भी कट रही, इसका फिर 4 जोड़ दो 12। अब देखो 4 से कट रही, 3 से कट रही, 2 से कट रही, तो इनका एलसीएम क्या आ गया 12। तो 3 चौक 12, 4 किए
12, 2 6 12, 3 चौक 12। बेटा एलसीएम होता है वो कि जो सम से कॉमन हो और सम से कटती हो, ठीक है, यानी वह छोटी छोटी संख्या एलसीएम होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। आई बात समझ में? तो देखो 6 4 10, 3 13, 4 17, तो ये आएगी 17/12। क्या ये 1/8 बराबर आएगी आपकी 17/12। पर ये आंसर जो है बी गलत है। आपका जो प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा 12/17 ओम। क्या हो जाएगा बेटे? 12/17 ओम। समझ में आया आपकी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, आपकी ये जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहे, ठीक है, और अपना प्यार हम पे ऐसे बनाए रखिए। ठीक है, आपके जो मोटिवेशन है, लाइक कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं, तो लाइक कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पे एक मुहिम चली हुई है पढ़ाई के साथ कमाई भी, तो उससे जरूर जुड़े, हर संडे लाइव क्लास में बने रहे और हर एक पर्सन पे आपको जो है उचित इनाम दिया जाएगा। मैक्सिमम जो आपकी नंबर की संख्या है, मिनिमम जो होगी, कम से कम 15 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे लाइव क्लास में, और उससे ऊपर पता नहीं 15 या 20, 15 से ऊपर तो हो ही जाएंगे। तो बच्चों जो है आपके पास ये सुनहरा अवसर है पढ़ाई के साथ कमाई का, तो जुड़े रहे हमारे चैनल जिन्हें स्टडी विद रोजगार से। ठीक है, तो बिल्कुल भी जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इस इंफॉर्मेशन को आपके पास रहने वाले आपके रिलेटिव जितने भी हैं, यार दोस्त फ्रेंड, ठीक है, आपका लव सब जो भी है, सबके पास इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और इस मुहिम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दें। ठीक है, तो लाइव क्लास से जरूर कनेक्ट करें। हमारी जो लाइव क्लास होती है वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें आपकी पढ़ाई के साथ कमाई भी होगी। यानी आपसे यदि बात कर ली जाए कि उसमें जो है हम 15 से 20% पूछ ले जाएंगे। ठीक है, यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो 20 क्वेश्चन हो गए, तो सीधी सी बात 203 रुपये यदि एक बच्चा देता है टोटली जवाब, यदि एक बच्चे ने 5% के सही जवाब दिए तो उसके कम से कम 100 के आसपास की जो है प्रॉफिट हो जाएगा। आपका क्या फायदा होगा? आपने वीडियो देखी और पढ़ाई भी ली, और उसके बाद भी आपको क्या है और हाँ, सबसे बड़ी खासियत क्या है, आपको जैसे मैंने ये पढ़ाया आज, इसी तरह मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा, और इसी में से न्यूमेरिकल जो भी आपका जिस जीएस जीके में जो भी आपको पढ़ाया जाए उसी में से टॉपिक निकाल के, यानी उसी टॉपिक में से आपका क्वेश्चन जो है क्रिएट कर दिया जाएगा और वही आपसे पूछ लिया जाएगा। यानी जब करंटली पढ़ाया जाएगा कोई भी जो है पिछला नहीं पूछना जाएगा, जो आपको करंट में पढ़ाया जाएगा उसी टाइम लाइव क्लास में वहीं से आपका क्वेश्चन पुट आउट होगा। ठीक है, और आपके जो है पुट इन हो जाएगा, आपके सामने जो है स्क्रीन पे यानी बोर्ड पे जो है लिख दिया जाएगा कि इसका आंसर आप दो, और ये जो प्राइज मिलेगा, जो बच्चा सबसे पहले कमेंट देगा उसको ये प्राइज मिलेगा। तो घबराए मैं बिल्कुल भी, तो जुड़े रहे हमारी लाइव क्लास से। ठीक है, तो 1% और देख लीजिए। ठीक है, तो मैं इसकी को ही यहीं पे कर देता हूं। ठीक है भाई, देखिए देखो भाई, देखो बच्चों, फिर उसके बाद थोड़ी सी और लंबी क्लास लेंगे। ये कह रहा है कि 21 को इन प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ देगा? श्रेणी क्रम में। इन 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, जोड़ा गया, तो ये कुल प्रतिरोध बताओ। क्या बता रहा है? कुल प्रतिरोध बताओ। क्या बता रहा बेटा? कुल प्रतिरोध। अच्छा, तो कुल प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो जोड़ दीजिए। R1 की वैल्यू 3, R2 की वैल्यू 4, R3 की 2 और R4 की 3। 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12। तो R की वैल्यू होगी 12 ओम। अच्छा, जोड़ दिए गए कैसे? यहां से धारा गई 1 ओम, 2 3 4, यानी R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा, ये R4 होगा। इसकी वैल्यू कितनी है भाई? 3, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3। तो सबको जोड़ दिया गया, क्योंकि श्रेणी क्रम है तो ये 12 ओम आ गया R4। कोई दिक्कत बेटा? बताओ, कोई दिक्कत है क्या?
कमेंट करके बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी। और बच्चों किसी को भी मतलब किसी फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी किसी चैप्टर से कुछ भी दिक्कत हो तो जो है हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दोनों डाल रखे, उस पर जो है आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या कॉल के द्वारा भी जो है, ये हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है दोनों ही, और जो है ये कॉलिंग नंबर है जिसपे हम आपकी कॉल जो है उठा सकते हैं। तो आप जो है किसी प्रकार के नोट्स जो है प्रोवाइड ले सकते हैं हमारी क्लास से। तो ठीक है, तो आगे का हेडिंग डालिए। अच्छा बच्चे ये बताओ, हमारे घरों में जो संयोजन होता है यानी बिजली की फिटिंग होती है वो कैसी होती है? श्रेणीकरण में होती है या बच्चों समांतर रूप में होती है? बताओ बताओ जल्दी। तो बच्चों जो हमारी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है यानी घरेलू बिजली में सप्लाई होती है जो लाइट की, वो जो है आपकी समांतर रूप में होती है, समांतर क्रम में होती है। किस रूप में? समांतर क्रम में। ठीक है, किस रूप में होते हैं बेटा? समांतर क्रम में। तो ये नोट डाल के लिख लीजिए कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक कॉम्बिनेशन यानी बिजली या ये कॉम्बिनेशन जो होता है वो किस रूप में होता है? आपका समांतर रूप में, समांतर क्रम में। ठीक है बेटा, यानी कहने का मतलब ये है घरों में यानी घरेलू जो बिजली फिटिंग होती है, फिटिंग वो समांतर रूप में होती है। किस रूप में? समांतर रूप में। आई बात समझ में? अब क्यों होती है कि श्रेणी क्रम में क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका रीजन ये है, यानी इसका कारण ये है बेटा, इसका कारण जो सबसे बड़ा कारण है क्योंकि ऑल रेजिस्टेंस इज मिनिमम, ऑल रेजिस्टेंस इज मिनिमम। ठीक है, यानी कुल प्रतिरोध बहुत कम होता है, कुल प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम। जब कुल प्रतिरोध बहुत कम होगा तो वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक का जो प्रभाव होगा बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कोई रुकावट पैदा नहीं होगी तो जल्दी से जो है इलेक्ट्रिक का फ्लो हो जाएगा। और दूसरा रीजन क्या है इसका कि सेपरेट स्विच ऑन, स्विच ऑफ और ऑन, सेपरेट स्विच ऑफ ऑन होते हैं प्रत्येक उपकरण के लिए। प्रत्येक उपकरण के लिए बच्चों अलग से क्या है, सबके लिए अलग अलग क्या होते हैं? स्विच ऑफ ऑन वाले बटन होते हैं। यानी जैसे कि मान चलो, ठीक है, आपके घर में फिटिंग है, पंखे चालू करने के लिए अलग बटन है, बल्ब जलाने के अलग बटन है, बिजली के लिए जो है उसके रेफ्रिजरेटर के लिए अलग है। ठीक है, यानी सभी उपकरणों के लिए अलग अलग है। ठीक है, और तीसरा जो सबसे है खास है, ये तो आपका पहला था, ये दूसरा, सभी उपकरणों में